हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज है चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इंडिया इन द 6th century BC। ठीक है, चलिए देखते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था। पूरी डिटेल देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय देखने का प्रयास करते हैं। महाजनपदों का उदय आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। ठीक है, आगे देखें तो महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व छठी शताब्दी में राज्य का विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। गौरतलब है कि यही कारण है कि भारत राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ छठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। कह सकते हैं कि छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुई, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को बल मिला। नेक्स्ट, आगे बात करें लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। जानकर आपको आश्चर्य होगा, इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजाति में दरबार पड़ने लगी और क्षत्रिय भावना जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल में जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गया। आगे देखें, महाजनपदों की कुल संख्या लगभग 16 बताई जाती थी, जिसका उल्लेख है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से अस्मक की एक ऐसी महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वाणिज्य वे मल्ल की गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जबकि शेष राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महाजनपदों की सूचना मिलती है। फर्स्ट है चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। ये 6 महानगरों की सूचना मिली है। ठीक है, अगर आगे देखें तो इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी। चलिए देखते हैं। महाजनपद है काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, अयोध्या। अंग, चंपा, भागलपुर और मुंगेर। मगध, राजगृह, दक्षिण बिहार।
वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, प्रथम भाग या पावा, द्वितीय भाग उत्तर प्रदेश, गोरखपुर देवरिया क्षेत्र, चेदी छेदी, चेदी चेदी, सुत्वीति, सुक्तिमती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है वत्स, कौशाम्बी, जहाँ इलाहाबाद एवं बांदा में है। पांचाल, पांचाल की राजधानी है उत्तरी पांचाल, जिसे रामनगर, बरेली, दक्षिण पांचाल, फर्रुखाबाद। मत्स्य, महाजनपद मत्स्य की राजधानी विराटनगर, राजस्थान। सुरसेन, मथुरा। ठीक है, आधुनिक ब्रजमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, आगे है अस्मक, अस्मक, पोतना या पोटली कह सकते हैं, या दक्षिण भारत का एक महाजनपद है। अवंती, अवंती का है उत्तरी उज्जयंती, दक्षिणी महिष्मती। गांधार, गांधार का है तहसीला, जो पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में है। ठीक है, कंबोज, राजपुर हाटक कश्मीर। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ और दक्षिणपुर हरियाणा में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये सब बात करने के बाद यह पता चलता है कि वैशाली और लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो वज्र संघ की राजधानी थी, इसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध, कोसल, वश, अवंती। चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। मजेदार है ना, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्व के सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पटलिपुत्र 200 ईस्वी पूर्व है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अंगुत्तर निकाय, और जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। जो हमने ऊपर 16 महाजनपदों के देखा, उसके हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। फर्स्ट था काशी। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो सोननंद के जातक से ज्ञात होता है। इंपॉर्टेंट है, ज्ञात होता है कि मगध, कोसल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कोसल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, काशी के बारे में हम लोग बात की। अब बात करते हैं, दूसरा है कोसल। कोसल कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जो रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। आपको यह सुन आश्चर्य होगा, यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण के सई नदी तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला है। आश्चर्य है ना। हाँ, चलिए अब दूसरा देखते हैं महानगर अंग। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। नोट कर लीजिएगा, चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। चलिए आगे बात करते हैं, की जाती थी। यह है महापरिनिर्वाण सूत्र में
सूत्र में चंपा को अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम हैं राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस में दिए गए हैं। एक्चुअली मैं बात करूं तो प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए? नगरी वैभव और वाणिज्य व्यापार के लिए चंपा। ओके, अब नेक्स्ट महानगर बात करेंगे मगध। मगध की क्या स्थिति रही? एक्चुअली में मगध के प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरी ब्रिज है, जो कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित हुई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद दूसरी महाजनपद है वज्जी। यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातिरिक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था। बुद्ध के समय। अगला है महाजनपद मल्ल। मल्ल के बारे में देखते हैं। मल्ल वज्र संघ के समान यह भी एक संघ था, जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। कह सकते हैं कुश जातक में उकाकक को वहां का राजा बताया गया है। ऐश्वर्य। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है चेदी चेती। इसकी राजधानी सुक्तिमती सत्यवती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। यह चेती जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। उपचर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करेंगे वत्स की। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक था, जिसका शासन उज्जैन था। पुराणों के अनुसार उज्जैन के पिता परतंप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। चंपा तो राजधानी काफी फली फूली थी, वाणिज्य व्यापार। ठीक है, उसके बाद कुरु देखते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। ठीक है, अब बात करते हैं पांचाल। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अरिच्छत्र, तो दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पेल्य थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मत्स्य। यहाँ की राजधानी विराटनगर, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनई, इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। ठीक, अस्मक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासक ने की थी। चलिए उसके बाद अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। राजनैतिक या आर्थिक दोनों की दृष्टि से उज्जैनी प्राचीन भारत अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था, जो लोहे की खानें थी। यहाँ
लुहार, इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यहाँ के राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। ठीक है। अब बात करेंगे गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। आश्चर्य। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला है महाजनपद कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। यह प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व अधिकार होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। ठीक है। प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी, जो गणतंत्र शासन में प्रयुक्त राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र था। चलिए राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। नेक्स्ट, गणतंत्र व्यवस्था कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र की निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित था। चलिए अब हम बात करेंगे बुद्ध के समय गणतंत्र। मजेदार रहेगा। देखते हैं बुद्ध के समय गणतंत्र कैसा था। ठीक है, हमारे साथ आप लोग भी देखिए। बुद्ध के 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी के कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जो इस प्रकार हैं, देखते हैं। फर्स्ट है कपिलवस्तु के शाक्य। दूसरा है सुमसुमारा के भंग, जो कुछ अन्य स्रोतों में इसका नाम सुसु भारगिरी और सुमसु मगगिरी भी मिलता है। तीसरा है अलकप्य के बुली। ठीक है। नेक्स्ट है केशपुत के कलाम। बुद्ध के गुरु के अलार कलाम इसके संबंध थे। नेक्स्ट है रामग्राम के कोली। नेक्स्ट है कुशीनारा के मल्ल। नेक्स्ट पावा के मल्ल। नेक्स्ट पीपल लीवन के मोरी। नेक्स्ट वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज। नेक्स्ट मिथिला के विदेह। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम कपिल वस्तु के शाक्य। इसकी राजधानी कपिल वस्तु थी। इसे शाक्य वंशी सुकृति ने अपने प्रतिस्थापित करवाया था। ठीक है। कपिल वस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अन्य अनेक नगर थे। चातुमा, सामगाम, खोमदुस, शिलावती, नगरक, बेवदह आदि के शाक्य लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। अच्छा, कपिल वस्तु। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश बिडुडभ द्वारा किया गया था। ओह, अच्छा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम सुमसुमारा के भंग। इसको देख लेते हैं। इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनार मिर्जापुर जिला से किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भग्य एतेर ब्राह्मण में उल्लेखित भर्ग वंश से संबंधित थे। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है अलकप के बुली। इसकी राजधानी बेतिया वेठद्वीप थी। जो बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर के जिले के बीच स्थित था। अच्छा, उसके बाद है केशपुत के कलाम। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। आचार अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम के शाक्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। अच्छा। हाँ, महात्मा बुद्ध के में पढ़ने को मिलता है। अब है रामग्राम के कोली। कोलियों की राजधानी रामग्राम थी की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। ठीक है। कोलीगढ़ के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा, आगे है कुशीनारा के मल्ल। वाल्मीकि रामायण के मल्लों के लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं पावा के मल्ल। पावा के आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल के लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। अच्छा, सच में। चलिए आगे देखते हैं। अब है पिपली वन के मोरी। किंवदंती है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मोरिया कहा गया। मोरी शब्द से ही मौर्य शब्द बना। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश के उत्पन्न हुआ था। वैशाली के लिच्छवी यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वजी संघ के सर्वप्रथम था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान से स्थित थी। महावज्ञ जातक के वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना, जिसे छलना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता, आगे देखते हैं, महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। अच्छा, बिंबिसार के नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। अच्छा, मिथिला के विदेह। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध हैं। इनकी राजधानी मिथिला मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अब है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब मगध साम्राज्य कैसे इसका उत्कर्ष स्थान यह देखते हैं। मगध एक परिचय देखते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महान जनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी और इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिले में शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में यह राजगृह बनी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अच्छा, भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ
तथा जरासंध के प्रतिष्ठ राजा थे। अच्छा, इसके भौगोलिक स्थिति देखने का प्रयास करें तो मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम सोन नदी तक विस्तृत थी। अच्छा, मगध की राजधानी कालांतर में पटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। विस्तृत उपजाऊ के मैदान, कृषि के लोहे, नवीन तकनीकी का प्रयोग, वन क्षेत्र, हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वश अवंती को मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में ही में हो गया। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। हो गया, मगध साम्राज्य के इतिहास में भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मगध राज्य के प्रमुख वंश। अब देखते हैं मगध राज्य के प्रमुख वंश के बारे में। पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व में थी। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी से 412 ईस्वी। संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है। राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिब्रज या पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख शासक बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाला बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त की। इसका अन्य नाम श्रेणिक या जैन साहित्य में मिलता है। ठीक है। ओके। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी। उसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए। अच्छा, प्रथम पत्नी थी महाकोसला देवी, जो कोसल राज्य की पुत्री और पेशेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिसे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरा विवाह किया था, दूसरी पत्नी थी वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी चेलना, जिसे छलना के नाम से जाना जाता है, जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ। ओ, अजातशत्रु। अच्छा, तीसरी पत्नी थी क्षेमा, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ओके। बिंबिसार की वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध के पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। काफी इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां शासक नियुक्त किया। अच्छा, बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रघोत से मित्रता कर ली तथा अपने राज वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा।
अब बात करते हैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी तक शासन किया। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ और प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। नेक्स्ट, अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ और अपने कूटनीति मित्र वत्सकार की सहायता से उन्हें लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मुसल तथा महाशिलांकट का नामक हथियार का प्रयोग किया। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अच्छे, नेक्स्ट, अजातशत्रु के समय ही राजगृह सप्तपर्णी गुफा के प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अच्छा, नेक्स्ट, अजातशत्रु ने 32 वर्ष एक मगध पर शासन किया और पुराणों के अनुसार 28 वर्ष माना जाता है। अच्छा, 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। ओह, अच्छा, इसका पुत्र भी मार डाला जिसका नाम था उदयन। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब शासन आता है अजातशत्रु के पुत्र उदयन का। अब इसका देखते हैं क्या करता है। ये 460 ईस्वी से 444 ईस्वी में शासन किया। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पटलिपुत्र और कुसुमरापुरा नामक नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। वह जैन मतानुयायी था। इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं नोट। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। कहने का मतलब, जो हर्यक वंश था अंतिम राजा उदयन का पुत्र ही था जिसका नाम था नागदशक। इसको उसके आमंत्य और शिशुनाग के पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। अच्छा, चलिए, इम्पोर्टेंट है कि आपसे कोई पूछे कि हर्यक वंश का अंतिम राजा, तो नागदशक था जो कि उसका पुत्र था उदयन। ठीक, अब बात करेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। प्रमुख शासक शिशुनाग 412 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व। इसे अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली की राजधानी बनाया। ठीक है, इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व में शासन किया। ओके, देखते हैं इसका नाम पुराण में तथा दिव्यावदान में काकरवर्ण मिलता है। इसे वैशाली के स्थान को पुनः पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया, जिसे 28 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट, इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगनी का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ के दो भागों में बट गए, अस्थवीर तथा महासंघिक में बट गया। ठीक है,
बाणभट्ट के रचित हर्षचरित के अनुसार काकरवण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। किसकी? काकड़वर की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय बाणभट्ट। हस अच्छा। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्हें कालाशोक की मृत्यु 366 ईस्वी के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 340 शासन किया। अच्छा, इस कितने सारे पैदा करते हैं, 10 पुत्र। बाप रे बाप। अब आता है नंद वंश। नंद वंश 344 ईस्वी से 324 ईस्वी तक शासन किया। संस्थापक है महापद्मानंद। महापद्मानंद, ठीक। प्रमुख शासक है महापद्मानंद। यह पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद एक शूद्र था। इसमें महापद्मानंद के सर्व क्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला या भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। अच्छा, इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका ही पुत्र था। ओह, अच्छा। महापद्मानंद के घनानंद भी इसका ही पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, घनानंद के बारे में देखते हैं। घनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जो ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया। नेक्स्ट, घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। आपको मैं बता दूं, घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य मतलब घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, ठीक है। वह घनानंद द्वारा अपमानित किया गया। ओह, चंद्रगुप्त कहानी लिंक हो रही है। अच्छा, अपमानित हुआ, जो 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश के शासक ने मगध साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अच्छा, ये मैटर है, ठीक। अब बात हम करेंगे मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक: सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिससे निम्न गंगा के मैदान नियंत्रण के संभव हो सका। तांबे और लोहे के खानों से निटकता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक था। नेक्स्ट, जल और मिट्टी का जमाव और कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। नेक्स्ट, मगध की दोनों राजधानियां राजगिरी पाटलिपुत्र और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगिरी पहाड़ियों में से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जलोदुर्ग से परिचित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण बिहार में गया के घनों जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। अच्छा, ठीक। आगे बात करते हैं। अब बात करें वंश का नाम और राजा का नाम, फिर शासनकाल। ठीक है, बात करते हैं। वंश है हर एक वंश
हरेक वंश 544 ईस्वी से 412 ईस्वी में स्थापना हुई थी। राजा का नाम है हरेक वंश में, फर्स्ट है बिबिनसार, उसका पुत्र है अरे बिबिनसार 52 वर्ष तक शासन किया, जो 544 से 492 ईस्वी में। उसका पुत्र अजातशत्रु होता है, जो 32 वर्ष तक 492 460 ईस्वी तक राज्य करता है। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उसके उत्तराधिकारी 48 वर्ष तक, जो 460 से 412 ईस्वी तक शासन की। फिर उसके बाद दूसरा वंश की स्थापना होती है, जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है, जो 412 ईस्वी से 344 ईस्वी शासन करता है। जिसमें से पहला शासक है शिशुनाग, जो 18 वर्ष तक राज्य किया, जो 412 से 394 ईस्वी तक। फिर दूसरा शासक बनता है काकड़वर, जो 28 वर्ष तक 394 से 366 ईस्वी तक शासन काल करता है, जिसे काला अशोक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद तीसरा शासक दादा काकड़वर से 10 पुत्र होते हैं, जो 22 वर्ष तक राज्य किया, 366 ईस्वी से 344 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नेक्स्ट शासक आता है नंद वंश। नंद वंश ने 344 ईस्वी से 323 ईस्वी शासन किया, जिसका है राजा महापद्मनंद तथा उसके 8 पुत्र थे। ये घनानंद जी है उसमें, जो 21 वर्ष तक शासन किया, जो 344 से 323 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। नंद वंश, अच्छा ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के बारे में पूरा डिटेल देखा। बहुत से शासक वंश स्थापना हुई और बहुत से राजा बने, राज किए, शासन किए, कोई अपने पिता को मारा। ऐसे ही चलते चलते हम लोगों ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत कैसे निर्माण हुआ पूरा डिटेल देखा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे पूरा वीडियो देखिएगा और इसे रिवीजन के लिए इस्तेमाल करिएगा। दृष्टि IQ बुक को आप रीड के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।